नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जर्नलिस्ट, लॉयर, इंजीनियर, एनिमल लवर अनुपम मिश्रा सर का चैनल है घूमता है ना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है। धुरंधर में एक लाइन थी जहां पर ना वो नाटे से जो लोग थे वो लोग प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे, धड़ाधड़ पैसा छाप रहे थे, बड़ी मजेदार। हुआ ये था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में, रियल डिमोनेटाइजेशन के बाद में, जो मूवी में भी दिखाया गया है, वो छत से नीचे कूद के फिर 72 होरों के पास पहुंच गए थे। उसी चीज को कंट्रोल करने में और उससे 4 कदम आगे बढ़ने के लिए इस बार अमित शाह और मोदी जी तैयार हैं। कुछ बड़े स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जिसके बारे में मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा था, बट हमें ऐसा लगा जिक्र करना बहुत जरूरी है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री, थैंक यू। और जब आप धुरंधर की बात कर ही रहे हैं और जो बड़े स्टेप्स बताने जा ही रही हैं, तो उसमें मैं एक रेफरेंस और दे दूं। धुरंधर में जो नकली नोट छप रहे थे पाकिस्तान में, उनकी जो ये करेंसी प्लेट्स थी, प्रिंटिंग प्लेट्स थी, वो दिखाते हैं कि भारत के एक मंत्री जी और उनके पुत्र जाकर पाकिस्तान की आईएसआई को देते हैं। हम सब जानते हैं कि किस मंत्री और किस पुत्र की बात हो रही है, और इसका भी एक सीन था धुरंधर में। लुंगी पहनते थे, गोभी उगाते थे, कांग्रेस, तो इससे ज्यादा व्यूअर समझदार है जी। कांग्रेस के बहुत बड़े थे, मंत्री थे। क्या अभी स्टेप्स उठाए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? करेंसी, फेक करेंसी को कंट्रोल करने की बहुत सारी चीजें हैं, सब एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। जी सर। देखिए, मोटी सी बात समझें। मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को ब्रेक डाउन करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट भाषा में समझाने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेक डाउन ये है कि किसी भी देश की करेंसी फर्जी छापना आसान काम नहीं। भारत की या किसी भी देश की करेंसी छापना, वो भी फर्जी छापना, आसान काम नहीं है। बड़ा महंगा सौदा है, आप समझिए। लेकिन अगर कोई देश ही इसमें लग जाए पूरा, मतलब कोई स्मगलर्स वगैरह के हाथ की चीज नहीं है ये, अगर अपराधियों के हाथ की चीज नहीं, लेकिन अगर पूरा देश ही लग जाए, तो पाकिस्तान पूरा मुल्क इसी में लगा हुआ है, तो फिर ये असंभव भी नहीं। उसी मुश्किल काम को असंभव की लिमिट तक ले जाने का भारत सरकार काम कर रही है। हम सब जानते हैं, जैसे करेंसी है, जैसे पासपोर्ट हैं, ये सब जो पेपर जो इनमें यूज होता है, तो उस पेपर को प्राप्त करना तो मुश्किल है, पर असंभव नहीं। फिर उस पेपर पर आप अपनी करेंसी छापी, पासपोर्ट छापा, सामने वाले ने भी छाप लिया, क्योंकि पूरा देश ही इसी काम में लगा हुआ है। अभी तक ये जो पेपर बनता था, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं फ्लैट बेड। फ्लैट बेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसमें एक तारों का मेश होता है, एक तारों का जाल होता है जो बेल्ट की तरह चलता है, और उसके ऊपर कागज जिस पल्प से बनता है, उस पल्प को पानी के साथ उसके ऊपर छिड़काव होता है। एक बेल्ट चल रही है तारों की, उसके ऊपर जो कागज का जो पल्प होता है, जिससे कागज बनता है, जो उसका जो पेस्ट समझ लीजिए, उस पेस्ट को पानी के साथ मिलाकर उस पर छिड़कते थे, और फिर वही उस पर जम जाता था, तो कागज बन जाता था। अच्छा, अब जो हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी बदल गई। इसको सिलिंड्रिकल मोल्ड कहते हैं। सिलिंड्रिकल से, सिलेंडर क्या है, इससे दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सिलेंडर, ओके। तो एक सिलिंड्रिकल मोल्ड, जैसे ये दिस इज अ सिलेंडर, एक सिलिंड्रिकल मोल्ड डाला जाता है पल्प के अंदर, और वो ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, और उसके चारों तरफ पल्प चिपकता जाता है, और वही कागज बनता है। अब इसमें अंतर कहाँ है? आपने देखा होगा कि आपकी करेंसी में फोटो होते हैं, आपने देखा गांधी का फोटो होता है, सिग्नेचर होते हैं, नंबर होते हैं, एम्ब्लेम होते हैं, आपने अशोक की लाट देखी है, ये सारी चीजें, अलग तरह की सीक्रेट नंबरिंग होती है, सीक्रेट साइंस होते हैं। तो ये सारी चीजें सिलेंडर में पहले से इनग्रेव्ड है, बने हुए। अब जब कागज यहां पे बना, तो कागज यहीं पर उसमें सारी इनग्रेविंग हो गई। जब उस सिलेंडर को हमने पेस्ट में डाला और घुमाया, तो उस पे जो कागज चिपका, चूंकि इसमें पहले से इनग्रेव्ड है, खुदा हुआ है, बना हुआ है, तो यहीं पर कागज में फोटो भी छप गया, नंबर भी छप गया, एम्ब्लेम भी छप गया, सीरियल नंबर भी छप गया, डिनोमिनेशन भी छप गया, सब कुछ छप गया। अब ये कर पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साहब उसे अब कागज ही नहीं, उसको ये सिलेंडर भी चाहिए। और तो पहले अब पे होता था, अब हाँ, सिलेंडर पे। अब सिलेंडर पे हो रहा है। और
ये भी समझ लीजिए कि पहले जो फर्जी कागज होता था उसको आप बैच के हिसाब से ट्रेस कर पाते थे। अच्छा, फलाना बैच आया था, उसी बैच का कागज है, यानी फलानी किस्त आई थी, उसी किस्त का कागज है। अब अगर आप फर्जी करेंसी पकड़ेंगे तो उसको आप शीट के हिसाब से ट्रेस कर लेंगे। अब वो बैच नहीं कि वो एक बैच आया था 100 रोल का फलाने ट्रक में, उसी बैच का कोई कागज नहीं, ऐसे नहीं, वो शीट पता चल जाएगी। तो अब चोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप इसको मानकर चलें कि अब इसका फर्जी करेंसी का या फर्जी पासपोर्ट का डिटेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। डिटेक्शन पहले भी हो रहा था कि सब अल्ट्रा वायलेट लाइट वगैरह में देखते थे, अब ये और भी आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान पूरा देश लगकर भी उसको बहुत मुश्किल होगी। मैं असंभव तो दुनिया में कुछ नहीं है गायत्री, आप देखें, लेकिन अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो जरूर कर दिया गया है। और ऐसा नहीं और कि पूरी दुनिया, मतलब पहले भी हो रहा है। आप देखें जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 देश तो इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जर्मनी और एक स्विट्जरलैंड, दे हैव बीन यूजिंग इट। तो अच्छा, जब आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो अभी दुनिया में 2 ही 4 जगह इस्तेमाल हो रही है, तो आपको ये भी समझ में आता है कि हम वो देश नहीं बचे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी आती थी और 25 साल 50 साल बाद हम भी उसको अडॉप्ट कर लेते थे। अब हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ के किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में पहले 3-4 देशों में शामिल हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं, मैं बोलूंगी एक तो मनी करेंसी के ऊपर होगा ही होगा, पासपोर्ट्स पे होगा, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, सॉवरेन सब पे बॉन्ड्स एंड सब पे सब पे सब पे सब पे सब पे आप मान कर चलें कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मतलब जितने इस तरह के पेपर्स हैं, अभी आपने देखा 6 करोड़ आधार कार्ड कैंसिल हुए, 6 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हुए। तो खैर ये तो खैर दूसरे कारण से कैंसिल हुए थे क्योंकि फर्जी बनवा लिए गए थे। ये बनवा ही फर्जी भी 2 तरह के होते हैं। फर्जी 2 तरह के होते हैं। एक तो ये है कि एक घुसपैठिया आया, उसने किसी तरह अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया, आधार भी बनवा लिया, राशन बनवा लिया। दूसरा है कि उससे सरकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं, वो घर ही में छप गया सब। और ये विदेशों से छप के करेंसी भी आती रही है, पासपोर्ट भी आता रहा है, आधार भी आता रहा है, राशन कार्ड भी, ये सब। मतलब आप सोचे ना कि पाकिस्तान ऐसे नहीं भिखारी है ना, अपनी मुद्रा से ज्यादा हमारी मुद्रा छापने में जो आदमी इंटरेस्ट लेगा वो भिखारी होना ही है उसको। सर मेरे को पाकिस्तान से ज्यादा ना मुझे बांग्लादेश वालों की टेंशन होती है। वहां पे आसान हो जाता है अंदर भेजना, सब कुछ करके। और फेक पासपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर कैलकाटा के आसपास मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, थैंक्स टू द बांग्लादेशीज। एक बात और भी देख लीजिए ना, आपने कभी नहीं सुना होगा कि चीन में फर्जी करेंसी छप के आई है, कभी नहीं। वो हमेशा बांग्लादेश से आई है, पाकिस्तान से। लेकिन इन भिखारियों के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना। टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? इनके पास तो किसी चीज की टेक्नोलॉजी नहीं। तो आप समझें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंधा है, ट्रिगर अभी भी चीन का है। अंदर ही अंदर खो। अच्छा सर, ये इस वाले थोड़ा सा टॉपिक पे और भी होंगे। तो पहले प्रोडक्शन जो हमारा होता था वो बाहर होता था, तो प्रोडक्शन सेंटर भी अब मध्य प्रदेश में लाने की बात चल रही है कि हम बाहर देंगे नहीं, हम नहीं सारे नहीं, नहीं। प्रोडक्शन हम नहीं, प्रोडक्शन हमारे गवर्नमेंट प्रेसेस में ही हो रहा था। प्रोडक्शन हमारे गवर्नमेंट प्रेसेस में ही हो रहा था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। वो बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि गवर्नमेंट प्रेस से भी कागज चोरी हो जा रहा था। आपने देखा हमारे यहाँ फौज से हथियार चोरी हो जाते हैं और माओवादियों और नक्सलवादियों के हाथ में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट प्रेस से भी कागज चोरी हो रहा था। उस कागज को ट्रेस करना बड़ा आसान होगा क्योंकि उसको शीट लेवल पे आप ट्रेस कर लेंगे, आप एग्जैक्ट बता देंगे किसकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। शीट लेवल पे कैसे ट्रेस करेंगे सर, कैसे? अब उनकी अपनी ये सिलिंड्रिकल, उसमें इतने जिस समय कागज बन रहा है उसी समय उसमें हर शीट पर एक ऐसी नंबरिंग हो जाएगी कि जैसे पहले आप बैच लेवल पे ट्रेस करते थे कि भाई ये कागज जो है वो जो फलाना बैच आया था, वो जो 100 ट्रक आए थे उन्हीं में से कहीं है कागज। अब ये होगा कि 100 ट्रक नहीं, वो कौन सी शीट है जो चोरी हुई है जिसपे ये फर्जी बन के आया है, तो जिम्मेदारी फिक्स होगी, चोर पकड़ा जाएगा। कौन सा ऑफिसर इन्वॉल्व था, किसने कौन सा ऑफिसर इन्वॉल्व था, किस समय ये बंद, तो अब वो एकदम पिन पॉइंट हो जाएगा। अब कागज की चोरी इतनी आसान नहीं होगी। और इस तरह का कागज प्राप्त करके और उसको इस तरह बना, क्योंकि इसका जो कागज है, देखिए भारत ये कागज भी बाहर से नहीं लेता है, ये कागज भी हम खुद बनाते हैं। तो
अब मैंने कहा ना, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान को एक 50 साल के रास्ते पे लगा दिया। पहले तुम यही करते रहो, सोचते रहो कि कैसे बनाना है, क्या करना है। और वैसे भी अब उस तरह के पिता पुत्र बहुत बचे भी नहीं है। वैसे पिता पुत्र, सही बात है, जब मूवी में ही देख लिया था हमने धुरंधर में। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इनकी प्रोडक्शन पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन काफी बड़ी हो जाएगी, इजी भी हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। देखिए गायत्री, एक टेक्नोलॉजी की पहले बेसिक परिभाषा समझ लें। टेक्नोलॉजी वही सफल है जो तेज हो, सस्ती हो, सुलभ हो। मतलब एक जमाने में कंप्यूटर कितना महंगा हुआ करता था, आज वो 5,000 का फोन में कंप्यूटर आ गया आपके हाथ में। ट्रू। तो हाँ, तो टेक्नोलॉजी वही सफल है जो तेज हो, सस्ती हो और सुलभ हो। मतलब तेज हो यानी जल्दी काम करे, सस्ती आप जान ही रहे हो, सुलभ माने हर आदमी को मिल सके। मानी सस्ती भी हर आदमी को नहीं प्राप्त है तो फिर दिक्कत है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और जब लोग उसको अडॉप्ट करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि आप मान के चलते हैं कि साहब उससे स्पीड बढ़ेगी, और उससे स्पीड बढ़ेगी, वो सुलभ होगा, मामला सस्ता होगा और ज्यादा सिक्योर होगा। सर, इससे पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि वैसे तो है ये बहुत टेक्निकल चीज, बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इम्पैक्ट, या पॉलिटिक्स के ऊपर इम्पैक्ट, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट? जी। पॉलिटिक्स पे इसके सीधे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हमारे और आपके जैसे लोग बैठ के इस बात को समझाएंगे कि मोदी सरकार 28 प्रदेशों में लगातार चुनाव लड़ते लड़ते, पूरी दुनिया का दौरा लगाते लगाते इन कामों के लिए भी समय निकाल रही है, तो मेरे ख्याल है हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगा कि हियर इज अ गवर्नमेंट व्हिच इज रियली डेडिकेटेड। वो अपने इस देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अभी भी उनके पास इतना समय है कि दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं है, उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास में नहीं है, सिर्फ भारत के पास में, या नहीं, किस? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि तमाम यूरोपियन बैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्मनी इस्तेमाल कर रहा है, स्विट्जरलैंड इस्तेमाल कर रहा है, पर अब ये बड़ी मतलब बड़े लेवल पे नहीं, लिमिटेड उस पे है। इसकी सर एक चीज और आएगा, अभी भी जो करेंसी नोट्स आए हैं जो अलग अलग कलर्स में आए हैं, अगर आप देखेंगे तो इनके भी फेक निकल आए हैं। अभी पकड़ा गया, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी पकड़े गए थे, मेरे ख्याल से तकरीबन दो तीन हफ्ते पहले की न्यूज है। अच्छे खासा मात्रा में पकड़ा गया है। 500 के नोट्स थे और शायद 200 या 300, 200 और 100 के भी नोट्स थे उसके अंदर। तो ये प्रोडक्शन को आने में और फैलने में समय लगेगा, और इसको रोकथाम में भी कुछ मदद मिलेगी, जो फेक अभी देखिए, चल रहा है। एक आदमी था जिसका नाम था मिर्जा दिलशाद बेग। मिर्जा दिलशाद बेग ईस्टर्न यूपी में एक छोटा मोटा बाइक चोरी करता था और वो चला गया भागकर नेपाल, और हमारे जो सीमा का जो जिला है नेपाल का, श्रावस्ती, वहां जाकर वो सांसद हो गया। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सांसद हो गया, और सांसद नहीं हो गया, नेपाली सरकार में मंत्री हो गया 2 बार। क्या बात है सर, कैसे? सुने तो, और वो दाऊद का राइट हैंड था। इसको मैंने अपने चैनल पे पूरा डिटेल में एक बार बताया था। तो हुआ क्या कि बीच में जब दाऊद दुबई में छुपा हुआ था और भारत सरकार दुबई पर दबाव डाल रही थी दाऊद को वापस करने के लिए, तो दाऊद को मिर्जा ने ऑफर दिया कि भाई तुम नेपाल आ जाओ, यहां तो अपना सब फिट है, अपन सांसद भी हो गए, मंत्री भी हो गए। तो दाऊद वाज प्लानिंग टू शिफ्ट टू नेपाल, काठमांडू। उसी बीच रॉ ने, अब मैं कह रहा हूं तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पर रॉ ने अपराध, जैसे आपने फिर धुरंधर में ये तमाम चीजें देखी, अपराधियों की मदद लेकर, छोटा राजन गिरोह की मदद लेकर मिर्जा दिलशाद बेग की दिन दहाड़े हत्या करा दी और बड़ा बवाल मचा। उसके बाद दाऊद ने नेपाल जाने का इरादा त्याग दिया, कराची चला गया, जहां फिर वो एक तरह से कैदी हो गया। और फिर मिर्जा दिलशाद बेग नहीं, फेक करेंसी के लेवल पे इन्वॉल्व बड़े बड़े 5 मुस्लिम लीडर्स मारे गए काठमांडू में दिन दहाड़े। इस पे मैंने पूरा एक शो किया है, बताया कब कब कौन कौन कैसे कैसे मारा गया। एक आदमी को तो बाकायदा छतों पर दौड़ाकर मारा दिन दहाड़े। तो अपराधी गिरोहों का इस्तेमाल हुआ और इस तरह के लोग मारे गए, और उसके बाद ये बड़ा रैकेट बस्ट हुआ, सब बंद हुआ। वो अलग बात है कि भाई किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं,
तो वहां पे भी लोग भेजने वाले मौजूद हैं, यहाँ रिसीव करने वाले मौजूद हैं। बड़ा अंतर भी आया है, ऐसा नहीं है। खास तौर से उत्तर प्रदेश से जो बड़ी नेपाल की बॉर्डर है, उस पर आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सैकड़ों की, दर्जनों नहीं सैकड़ों की मात्रा में मस्जिद, मदरसे, दरगाह ये सब गिरा दिया, क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे लोग आए और पता चला कि आप दरगाह में आए, उर्स पे आए, मस्जिद में आए, मदरसे में आए, और एक तो आपने वहां से घुसपैठ हो गई और दूसरे वहां से ये फर्जी करेंसी का रैकेट चलता था। सर वो वाली स्टोरी बड़ी मजेदार है कि दौड़ा दौड़ा के मारा। सर पाचू के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स ब्रीफ में, अब बड़ा अभी इंटरेस्टिंग। मुझे एकदम ऑफेंड, मैं बताऊंगा तो एक आध ईयर ऊपर नीचे हो जाएगा, नाम ऊपर नीचे हो जाएगा। चलेगा, मैं आपको नहीं, मैं आपको कहती भेज दूंगा, वो आपको अपना वो वीडियो भी भेज दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को अपनी तरह से बताइएगा। उसमें फोटोग्राफ, स्क्रीनशॉट, पेपर कटिंग सब दिया मैंने। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टेररिज्म का जो सबसे, टेररिज्म का क्या बैकबोन ही टेररिज्म की फाइनेंस है। फाइनेंशियल चीजों पे मोदी हर सरकार चीज, हर चीज की बैकबोन फाइनेंस फाइनेंस मतलब टेररिज्म की भी है, वॉर्स की भी है, पीस की भी है, शांति की बैकबोन भी फाइनेंस है। जब तक आपकी वित्त व्यवस्था ठीक है तभी तक शांति भी है। आप देखें ईरान में इतना बवाल इसलिए हो रहा है कि वित्तीय रूप से गड़बड़ा गए। ओपन मार्केट में $1 14 लाख रियाल के बराबर हो गया, 14 लाख, जबकि ईरानी सरकार ने उसको 4200 पे फिक्स किया है, पर ओपन मार्केट 14 लाख रियाल के बराबर हो गया। महंगाई बढ़ती चली जा रही, लोगों के पास खाने को नहीं, उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ। तो शांति के लिए भी फाइनेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल एरिया पे जिस तरीके से मोदी सरकार एक बात इसमें और जोड़ूंगा मैं गायत्री, कि जो आप परेशानी देख रही हैं, श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, इस सब के पीछे भी फाइनेंशियल दिक्कतें थी। और भारत में आपकी जो राहुल गांधी के लाख ललकारने पे, उकसाने पे भी वो सोचते हैं जेनजी निकलेगी और पूरा तमाशा पलट देगी, पूरा सत्ता पलट देगी। अरे जेनजी मुद्रा लोन लेकर अपने काम कर रही है। 54 करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है, और मुद्रा को लोन का ये हाल है कि उसका जो डिफॉल्ट अकाउंट है, जहां लोग पैसे नहीं दे पाए वापस, केवल 3.5%, यानी 96% लोग मुद्रा लोन लेने के बाद एक सफल बिजनेस चलाकर सरकार को पैसे वापस कर रहे हैं। तो इसको सोचे ना, तो जेनजी समय काम करने में बिजी है। राहुल गांधी चाहते हैं वो जमीन पे उतर के अत्याचार करे, और उसके बाद जब उसको फुर्सत मिलती है थोड़ी बहुत, तो वो जमीन पर उतर के गिटार लेकर हनुमान चालीसा गाने लगती। तो राहुल गांधी का इसीलिए जब तक आपकी वित्तीय व्यवस्था अच्छी चल रही है तब तक ये क्रांति वांति आप भूल जाइए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही। सर मैं इस मुद्दे पे ही आ रही थी कि एक तो यूपीआई ले आए, तो सारी काफ़ी ट्रांज़ैक्शंस उन्होंने, एक जो पहले कैश में चलता था छुट्टा, वो उन्होंने पूरा, अब आज की डेट में 10, 15, ₹20 तक का भी जो ट्रांज़ैक्शन है वो यूपीआई पे हो रहा है। जो करेंसी घूम रही थी हार्ड कॉपी, जो कि हार्डली अब लोग यूज़ करें, आई एम श्योर आप भी नहीं यूज़ करते होंगे, कैश बहुत ज़्यादा। वो अब उसमें वो लेकर आ रहे हैं फिर से हाई प्रिंटिंग लाइन्स, तो पूरी रिप्लेसमेंट की तैयारी हो रही है उधर भी। ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल, उसको पूरा सैनिटाइज कर रहे हैं अब ये एकदम टॉप टू डाउन, कि टेररिज्म की लाइंस या कोई भी देश विरोधी लाइंस बीच में निकले ना। जी नहीं, डेफिनेटली यही तो मैं कह रहा हूं ना कि सरकार, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि देखिए मेरी तमाम शिकायतें हो जाती हैं नरेंद्र मोदी से। आपने ऐसा कह दिया, आपने जाति व्यवस्था पे ऐसा कर दिया, आप ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो आपने, लेकिन सबके बाद भी एवरीथिंग सेड एंड डन, मोदी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है चाइना बॉर्डर पर, जहां पर अब एक एक आदमी जोड़ते चलिए। चाइना बॉर्डर पे AK एंटोनी जो रक्षा मंत्री थे यूपीए में, वो कहते थे चाइना बॉर्डर को हमने ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया है, वहां पे कुछ काम करो तो चीन नाराज हो जाता है। चीन से हमारी कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन अभी गलवान भी हो गया, अभी डोकलाम भी हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी ने आने के बाद चाइना बॉर्डर पे रोड्स बनाई, टनल्स बनाई, नए एयरपोर्ट्स बनाए, हेलीपैड्स बनाए, जो एग्जिस्टिंग हेलीपैड और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थे उनको चौड़ा किया, बढ़िया किया। तो इसलिए झगड़ा हो रहा है। भाई झगड़ा तो तभी होगा ना जब आप उनके मन के खिलाफ काम करें। अभी डोनाल्ड ट्रंप नाराज है तो इसीलिए नाराज है, उनके मन का नहीं हो रहा है। चाइना नाराज है तो इसीलिए नाराज है, उनके मन का नहीं हो रहा है। तो यही इन्होंने कहा था एंटनी साहब कि हमने तो चाइना बॉर्डर लावारस छोड़ दिया। अब पता चला चाइना ने अपने बॉर्डर तक 6 लेन रोड बना ली, ट्रेन बना ली, ट्रेन की लाइन बिछा दी, और हमारी तरफ से हमें बॉर्डर में जाने में, कई जगहों पे जाने में 3-3 हफ्ते लग रहे थे।
अगर वहां पे पता चला कि चाइना ने कुछ शरारत की और आपकी वहां एक टुकड़ी मौजूद है, तो टुकड़ी मर जाएगी, खप जाएगी, आप 3 हफ्ते वहां नहीं पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अब हम 24 घंटे में पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं 6 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब प्लेन हमारे लैंड कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्लेन लैंड कर रहे हैं कि साथ में टैंक्स ले जा रहे हैं वहां पे। तो जाहिर सी बात है, चाइना नाराज होगा ही होगा। इसी तरह अब ये तो हुआ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अभी इंटरनल सिक्योरिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट करेंसी एंड पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, तो इंटरनल सिक्योरिटी उस पर भी काम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है और काफी अच्छा। मतलब जैसे देखिए, यही मैं कहता हूं, जैसे एक व्यक्ति की हर मोर्चे पर नजर है। रही बात ये डिजिटल करेंसी की, तो फिर दूसरे मंत्री की बात करते हैं। हम बात करते हैं चिदम्बरम साहब ने कैसे हंस के कहा था, अरे भाई एक सब्जी वाला कोई फोन से थोड़ी ना पेमेंट लेगा। आज भिखारी फोन से भीख ले रहा है। आज भिखारी फोन से भीख ले रहा है। कटोरे के बगल में उसका वो स्कैन करने वाला रखा हुआ है कि भाई मजाक नहीं कर रही। मैं ट्रांसजेंडर से मिली दिल्ली के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कोर्ट अटेंडेंस सस्पेंड हो गया। वो उसने अपनी ड्रेस पे अपना वो स्क्रैच कोड लगा रखा था, उससे बख्शिश ले रहा था। तो अब और वो चिदम्बरम साहब कह रहे थे क्या सब्जी वाला लेगा, क्या गरीब सब्जी वाला लेगा? कमाल की बात कर रहे हैं। तो आप उनके वित्त मंत्री से उनके रक्षा मंत्री तक दोनों को आपने खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री कह रहे थे कि चाइना बॉर्डर में कुछ करना नहीं, वित्त मंत्री कह रहे थे यूपीआई एक लिमिट के आगे जाएगा नहीं। छोड़िए साहब, हमारा यूपीआई इस समय एफिल टावर पे एक्सेप्ट हो रहा है। यस यस जी, आपने जो सर बताया, मैं उसमें एक चीज और बताती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में एक दीदी आई ट्रांसजेंडर, मैं गलत वर्ड नहीं यूज करूंगी। मैंने कहा दीदी छुट्टा नहीं है, कैश नहीं है, 500 रुपए के नोट से। नहीं नहीं दीदी ये लो ना इस पे। मैंने इसी पे कनेक्ट कर दिया। सो इट इज बिकम सो इजी फॉर देम। अच्छा, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, सोचिए कहाँ एकदम भिखारी तक के पास भी बैंक अकाउंट है। नहीं तो किसी जमाने पे बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते थे लोगों के पास में। एवरीबडी यूज्ड टू ऑपरेट। व्हाई आई सी किसी जमाने में नहीं भाई, किसी जमाने में नहीं। ये बैंक अकाउंट अभी तक नहीं थे, 2014 तक नहीं थे। जब मोदी सरकार ने 55-60 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए जीरो बैलेंस पे, तो कैसे कैसे मजाक उड़े, कैसे कैसे मीम बने कि साहब अकाउंट तो दे दिया, पैसा तो है नहीं। लेकिन हुआ क्या, जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो थे, उसने सारी अवधारणा कर दिया कि ऐसा होता था कि मानिए आपके गांव में किसी आदमी को किसी स्कीम के तहत पैसा मिलना है, तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय से चली, यूपी के मुख्यमंत्री के कार्यालय में आई, फिर वहां से गई चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गई, सीएम के यहाँ से, फिर वहां से फाइनेंस सेक्रेटरी के यहाँ गई, फाइनेंस सेक्रेटरी से डिविजनल कमिश्नर के पास गई, डिविजनल कमिश्नर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सीडीओस के पास गई, सीडीओ जिला परिषद के पास गई, फिर वहां से ग्राम प्रधान के पास, ब्लॉक प्रमुख के पास गई, ब्लॉक प्रमुख से ग्राम प्रधान के पास गई, और उसके बाद उस आदमी को पैसा मिला। तो इसको लेकर राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 12 पैसा पहुंचता है, 88 पैसा रास्ते में पिलफरेज होता है, खर्च होता है। अभी वो प्रधानमंत्री कार्यालय से 1 रुपया चलता है और अकाउंट में 1 रुपया पहुंच जाता है खर्च से। तो इसका भी आपने बहुत मजाक बनाया था कि साहब अकाउंट तो खोल दिए, पैसा तो है नहीं। तो सोचिए, हमारे पास अकाउंट तक नहीं थे, अब उन अकाउंट्स को आधार से भी लिंक कर दिया। अब तो देखिए खुद ब खुद टैक्स कट जा रहा है खर्च से। अब सोचिए, ये कमाल की व्यवस्था तो होती है यार, इसमें दो राय नहीं है जी। अच्छा, ये जो हार्ड करेंसी है जिसके लिए इन्होंने किया है, एक चीज और भी नोट करने की बात है सर। हार्ड करेंसी इज द वन व्हिच इज यूज्ड बाय टेररिस्ट। ये लोग कैश में ज्यादा डील करते हैं। तो उसी चीज का मैं ये जो देखती हूँ, मैं इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा कनेक्ट करके देखती हूँ रादर देन इंटरनल। क्योंकि आप हैं, मैं हूँ, छोटे कोई भी फैमिली है, छोटी बड़ी, सब यूपीआई लेकर घूम रहे हैं आज की डेट में। तो ये जो चेंज है कहीं ना कहीं ये उसको बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। बात हूँ फेक पासपोर्ट में, फेक पासपोर्ट लेकर सर आज के डेट में इंडिया के बाहर खूब ट्रैवल हो रहा है, और ये सारे बांग्लादेशी ज्यादा बना रहे हैं। देखिए, हार्ड करेंसी की जहां तक बात है गायत्री, मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ईडी का बड़ा प्रयोग कर रही है। मोदी सरकार ईडी का प्रयोग इसलिए कर रही है इतनी ज्यादा क्योंकि अब कैश ट्रांजैक्शन पकड़ पाना आसान हो गया है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होता ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। लोग यूपीआई में काम कर रहे हैं, और अगर तुम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो फिर वो पकड़ में आता है, नजर में आता है। और ईडी इतना जबरदस्त काम कर रही है। आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। आप अमेरिका में जाइए, $100 का बिल मिलता नहीं, $10 से जल्दी बड़ा बिल नहीं मिलता भाई। $100 किसी के पास होता नहीं। तो ऐसे में बड़े बिल्स मिलना बंद हो जाते हैं,
कैश, ये जो पेपर करेंसी है धीरे धीरे फेज आउट अगर एकदम टोटल नहीं होती तो बहुत कम जरूर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो आप मानकर चलें कि बहुत अंतर आया है और आने वाले दिनों में एक बड़ा जबरदस्त अंतर नजर आएगा। चाहे होता क्या है, इससे हमारा जो इंटरनल टेरर विंग है वो भी इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इफेक्ट हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी भी बेहतर हो रही है। तो जाहिर सी बात है बहुत ढेर सारे लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है। सर ये जो ये सेम चीज उसमें भी यूज होती है जुडिशियल पेपर्स में और बहुत सारे सवरेन बॉन्ड्स पे, उससे पे क्या इम्पैक्ट आएगा अरे उस पे भाई भी? तेलगी स्कैम यही तो था। सर प्लीज थोड़ा सा ते, समझाएं। मैं ते, आप तेलगी स्कैम जुडिशियल पेपर स्टैम्प ही तो था, स्कैम ही तो था। तो भाई ये जुडिशियल पेपर, हाँ तेलगी स्कैम जो स्कैम था, और ये पूरा जुडिशियल पेपर स्कैम। आज की तारीख में ना तेलगी स्कैम हो सकता ना हर्षद मेहता स्कैम हो सकता है। व्यवस्था इतनी फूल प्रूफ हो चुकी है कि एक जमाना था जब भारत में इस तरह के स्कैम पे स्कैम आते रहते थे, होते लाइन से होते ही चले जा रहे थे। एक और यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो क्या नाम है उसका, जिसमें गांव के डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ढेर सारा, मोती गोयल करके एक आदमी था, उसने किया था स्कैम। उसको भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम कहा गया था। पता चला जो गांव के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खसरा है, जो खतौनी है, वो भी सब डिजिटलाइज हो गया है। वो भी सब डिजिटलाइज हो गया है। जब आप ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट खुद देख सकते हैं, भूलेख भूलेख करके एक साइट है, तो साइट आ हर गया। चीज हाँ हाँ तो डिजिटलाइज होती जा रही। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी को टेक्नोलॉजी से प्यार है, हम सब जानते हैं। और उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद लेके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो हमारी खतरे थे उनको बहुत हद तक रिड्यूस किया। राइट। एंड सिमिलरली फॉर सॉवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये पूरा रिप्लेसमेंट की बात चल रही है एक तरीके से कि पूरा के पूरे पेपर सिस्टम को ही अब रिप्लेस कर देंगे जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हर एक चीज सोचिए, आज आपको सोना खरीदना है तो आपको सोनार की दुकान नहीं जानी है, आपको ऑनलाइन जाकर शेयर की तरह, स्टॉक्स की तरह आपको सोना खरीद लेना है। आपने 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, सामने वाले ने आपको 10 लाख का एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया और अपने यहाँ 10 लाख का सोना स्टॉक कर लिया। जब वो चाहे आपने सर्टिफिकेट बेच दिया, जब चाहे आपने बेच दिया। मतलब आपका सोना, आप अपने मोबाइल पर करोड़ों रुपए का सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, और कोई चीज आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं। कोई चीज आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं, लॉकर खुलवाने की जरूरत नहीं। तो हर चीज डिजिटलाइज होती जा रही है ना, आप देखें। सर इसका कोई कनेक्शन सीबीडीसी से भी है क्या? सेंट्रल बैंक जो अभी डिजिटल करेंसी ला रहे हैं उसके साथ भी कोई कनेक्शन है, जस्ट द हार्ड कॉपी पेपर? एक मोटी सी बात समझें, वित्तीय व्यवस्था टुकड़े टुकड़े में नहीं होती। वो पेपर नोट छपने से लेकर, डिजिटल करेंसी से लेकर, स्टैम्प छपने से लेकर, सेंट्रल बैंक से लेकर, डिफरेंट बैंक से लेकर, राजकीय मुद्रणालय, गवर्नमेंट प्रेस से लेकर, ये सब एक अम्ब्रेला के अंडर में आते हैं। ये सब का सब वित्त मंत्रालय, अलग अलग डेस्क होती है और सबको आपस में मिलाकर एक ही पॉलिसी बनाती है। वित्तीय व्यवस्था का कोई अंग अलग से ऑपरेट नहीं करता। पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये सर, गिवन द फैक्ट कि ये जो अभी जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी जो करेंसीज आई हैं मार्केट में, उनके भी फेक्स बना लिए गए थे। सो आई थिंक दैट गेटिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड पूरा रिवैम्प करना सिस्टम को, ऐसा लगता है कि नई जान डाल डाल दी है इन्होंने उसमें पूरे के पूरे। बिल्कुल 100%। देखिए आज भी इतने ढेर सारे लोग कहते हैं नोटबंदी एक गलत स्टेप था। मैं उसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। इनफैक्ट जो लोग उसको गलत कहते हैं मैं उनकी नीयत पे शक करता हूँ। नोटबंदी में कैसे कैसे लोग किस तरह परेशान हुए, मैंने सब देखा। कैसे बोरे बोरे भर के नोट फेंके गए, वो भी मैंने देखा। किस तरह, मतलब आप सोचें, जब अभी एक बात साबित हो गई है कि साहब जितना पैसा हम छाप रहे हैं उसका कम से कम 15% पैसा पाकिस्तान छाप के यहाँ भेज रहा है, तो सारा नोट एकदम जीरो हो गया। कैसे मैं मान लूं कि नोटबंदी गलत स्टेप था? नोटबंदी के दौरान कितनी बार बैंकों में फर्जी नोट पकड़े गए। फर्जी नोट ले जाने की जगह लोगों ने उनको फेंकना बेहतर समझा। तो अभी आपने देखा एसआईआर के दौरान लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड फेंक दिए, इसलिए क्योंकि फर्जी थे। तो समझ में कि एसआईआर में बेकार हो जाएगा। तो ये सब एक्सरसाइजेस होती हैं और होती रहनी चाहिए। पहले होती भी थी, पहले तो होती नहीं थी, होती थी तो भी बड़ी कंप्रोमाइज एक्सरसाइज होती थी। तो जो आपने कहा ना कि इस सब का बहुत इफेक्ट है, बहुत यूजफुलनेस है इनकी, ऑफ कोर्स है। सरकार कोई भी काम फालतू में तो नहीं कर रही। We'll have to trust the government. वी हैव टू सर। और पाकिस्तान और बांग्लादेश पे इसका क्या असर पड़ने वाला है सर? कि मैं फाइनेंशियल स्ट्राइक 2 मान लूं अब?
पाकिस्तान बांग्लादेश पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमको तो लगता है कि उनको थोड़ा सा हो सकता है कि उनके पास काम कम हो जाएगा, कुछ ध्यान अपने देश में लगाएंगे। जब उनको लगेगा कि अब हम भारत की मुद्रा नहीं छाप सकते तो कुछ कुछ अपना काम करेंगे। अभी तक हमारे लिए परेशान रहते थे, जब सोचेंगे कि नहीं साहब अभी संभव नहीं है, तो आई होप कि कुछ कुछ ध्यान वो अपने देश पे, अपनी मुद्रा पे लगाएंगे। उसको कैसे ठीक करें उसको देखेंगे। जी, और पासपोर्ट का काम भी उनसे छिन गया क्योंकि अब पासपोर्ट का काम इधर आने वाला है प्रॉपर। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है घूमता है ना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर थैंक यू महादेव। सर।